गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे आयनिक बंध या जिसको हम बोलते हैं विद्युत संयोजक बंध, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आइए देख लेते हैं आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजी बंध जो होता है वो क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन होगा ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या स्थानांतरण से बनता है उसे हम बोलते हैं विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। ठीक है। एक इसका दूसरा डेफिनेशन भी हम ले सकते हैं, वो क्या होगा, विपरीत आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सोडियम का परमाणु, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा सोडियम आयन। और उसी तरह से जो क्लोरीन होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो ये बना लेता है क्लोराइड आयन। ठीक है। यदि इनकी हम संरचना देखें तो कैसा होगा, सोडियम जो आयन होगा उसका विन्यास होगा 2 और 8 इस तरीके से, और क्लोरीन आयन जो होता है एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जब इसको मिल जाता है तो इसका विन्यास हो जाता है 2, 8 और 8। ठीक है। अब देखिए, चूंकि दोनों में अलग अलग आवेश हैं, ठीक है, दोनों में अलग अलग आवेश उपस्थित हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आवेशों में एक प्रकार का बल काम कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलता है आवेशों में, या हम ये कह सकते हैं विपरीत आवेशों में मिलता है। ठीक है। तो इसी स्थिर विद्युत जो आकर्षण बल है, इसकी वजह से क्या होता है, ये एक दूसरे के समीप आते हैं, एक दूसरे को ताकत से खींचते हैं और एक दूसरे से ये मजबूती के साथ बंध जाते हैं। ठीक है। इसी को बोला जाता है आपका विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। ठीक है। चूंकि ये कहाँ होता है, आयनों के बीच होता है, इसलिए आयनिक बंध बोल देते हैं। और यहाँ पे कौन सा बल काम कर रहा होता है, तो यहाँ पे स्थिर विद्युत बल काम कर रहा होता है। ठीक है। इसीलिए इसको विद्युत संयोजी बंध भी कहते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशन हैं जिसकी वजह से विद्युत संयोजी बंध जो होता है वो बनता है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से कारक हैं जो आयनिक बंध के निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनन ऊर्जा। यदि आयनन ऊर्जा का मान कम होगा तो क्या होगा, धन आयन आसानी से बनेगा, और जब आसानी से धन आयन बनेगा तो वहाँ पे आयनिक बंध के बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जितना अधिक होगा, ऋण आयन उतना ही आसानी से बनेगा, और यहाँ पर भी जो ऋण आयन आयनिक बंध जो होता है उसके बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अब ये कैसे होता है, इन दो पॉइंट्स को हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दो परमाणु लिया, एक ले लिया ए और दूसरा हमने ले लिया बी। ठीक है। अब यहाँ पे आप हमेशा देखिए, जो आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध जो होता है वो हमेशा बनता है धातुओं और अधातुओं के बीच में। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो धातु होता है, ये जो धातु होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दे करके क्या बनाते हैं, धन आयन। और दूसरे जो होते हैं अधातु, तो ये अधातु क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, ऋण आयन। ठीक है। अब मान लीजिए कि ये धातु है और यहाँ से हमको इसको धन आयन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि इसका आयनन ऊर्जा अधिक है, तब क्या होगा कि इसको निकालने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है। मतलब हमारे आयनिक बंध बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन यदि मान लीजिए कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है मतलब इसका आयनन ऊर्जा कम है, तो आयनन ऊर्जा कम होगा तो बहुत आसानी से, बहुत फास्ट ये क्या बना लेगा, धन आयन में बदल जाएगा। और जितना तेजी से ये धन आयन में बदलेगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आयनिक बंध के। ठीक है। वैसे दूसरा ये भी होता है, जैसे अधातु में क्या होगा कि जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इसको ये ग्रहण जितनी जल्दी करेगा, ठीक है, जितनी जल्दी ये, जितनी आसानी से, जितनी तेजी से वो उसको अपने साथ बांध लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी से क्या होगा, ऋण आयन में बदल जाएगा। और जितनी जल्दी ये ऋण आयन में बदलेगा उतने ही आसानी से ये क्या करेगा, आयनिक बंध बनाएगा। ठीक है। तो ये होता है कि यदि बंध का निर्माण होना है तो उस कंडीशन में किसी एक परमाणु की आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए ताकि वो आसानी से धन आयन बना ले, और किसी एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से ग्रहण करे और ऋण आयन में बदल जाए। ठीक है। ये होता है। दूसरा होता है जालक ऊर्जा। अब जालक ऊर्जा क्या होती है, तो जालक ऊर्जा को हम यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। जालक ऊर्जा जब हम सॉलिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम जालक ऊर्जा को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल डेफिनेशन हम दे सकते हैं
कि जालक ऊर्जा क्या होती है, तो जब क्रिस्टल का निर्माण होता है, जब दो विपरीत आयन मिलकर के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्म करते समय जो उत्सर्जित होने वाली जो ऊर्जा होगी वो कहलाती है जालक ऊर्जा। ठीक है, क्रिस्टल बनने के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, जालक ऊर्जा बोलेंगे। तो ये जो जालक ऊर्जा है ये जितना अधिक होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं आयनिक बॉन्ड बनने के। ठीक, अब ये कैसे होता है देखिए, तो जालक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो ऊर्जा होती है ये दोनों का मान जब आयनन ऊर्जा से अधिक हो, ठीक है, जालक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो ऊर्जा है या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं, इसका मान जब आयनन ऊर्जा से अधिक होता है तब क्या होता है, वहां से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, और जब वहां से ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या होगा, उनमें आकर्षण उत्पन्न होगा। यदि ऊर्जा मुक्त नहीं होगी तो आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा, और आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा तो एक दूसरे को वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ वो जुड़ना ही नहीं चाहेंगे। ठीक, तो ऊर्जा मुक्त कब होगी, जब जालक ऊर्जा और ग्रहण ऊर्जा का जो मान होता है वो आयनन ऊर्जा से अधिक हो। ठीक है, उस कंडीशन में ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो उसमें विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होंगे, और विद्युत आकर्षण बल जो उत्पन्न होगा तो वो विपरीत आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका मान जितना अधिक होगा उतने चांसेस बढ़ जाएंगे आयनिक बंध बनने के। ठीक है, नेक्स्ट होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता जितना अधिक अंतर होगा बल उतना ही प्रबल होगा। मान लीजिए दो हमने परमाणु ले लिया, जैसे ये दो परमाणु हैं, अब इनका मान लीजिए विद्युत जो ऋणात्मकता है उसमें बहुत कम अंतर है, तो क्या होगा, ये कम ताकत से एक दूसरे को खींचेंगे। ठीक है, यदि मान लीजिए दो परमाणु हमने लिया उसमें विद्युत ऋणात्मकता में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से खींचेंगे। ठीक है, अब वो ज़्यादा ताकत से खींच रहे मतलब जब उनको यदि हमको तोड़ना होगा तो वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी वजह से कई बार प्रश्न आता है कि कोई भी दो कंपाउंड दे देगा कि ये जो कंपाउंड होता है और ये जो दूसरा कंपाउंड होता है इसमें दुर्बल कौन होगा, प्रबल कौन होगा। ठीक है, दो आयनिक कंपाउंड दे दिया जाता है। ठीक, तो वहाँ पे हमको क्या देखना है कि वहाँ पे हमको देखना है कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता कैसी है। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता में ज़्यादा अंतर होगा वो होगा प्रबल आयनिक बॉन्ड, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर होगा वो होगा दुर्बल आयनिक बंध। ठीक है, तो ये वो कारक होते हैं जो आयनिक बंध का बनना और उसकी प्रबलता को तय करते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए हम आगे देख लेते हैं जो आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं उसके कौन कौन से गुण होते हैं। इससे पहले हम ये जान लें कि आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध होता है या ऐसे यौगिक जिसमें विद्युत संयोजी बंध होता है उनको हम विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनके गुण क्या क्या है। तो पहला है ये क्रिस्टली ठोस होते हैं। ठीक है, अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं यहाँ देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का, इसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये दोनों उपस्थित होते हैं। क्लोराइड सोडियम आयन जो होता है उसको इस तरह से डार्क स्पॉट से और क्लोराइड आयन को इस तरह से ब्लैक स्पॉट से दर्शाया गया है। तो यदि इसकी संरचना हम देखें तो सोडियम और क्लोराइड जो आयन होता है इस तरह से एकांतर क्रम में उपस्थित होता है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट्स, और ये जो यूनिट्स होते हैं वो एक के ऊपर एक कई परतों में मिल करके त्रिविमी संरचना बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ठीक है, तो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो इसी तरह से क्रिस्टल के रूप में उपस्थित होते हैं। साथ ही ये कैसे होंगे, ये होते हैं ठोस। उसका रीजन है कि ये जो आयंस होते हैं वो बहुत टाइट, उनके बीच बहुत स्ट्रांग फोर्स काम करता है और वो बहुत ही क्लोजली बहुत ही टाइट पैक्ड होते हैं, और इस वजह से क्या होता है ये ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, बहुत उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं। तो उसका रीज़न भी वही है कि जो आयंस होते हैं वो उनमें बहुत स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा होता है, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इस वजह से भी उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट है ये कठोर और भंगुर होते हैं। कठोर तो चूंकि देखिए ठोस अवस्था में है, बहुत स्ट्रांग फोर्स से बंधे हुए हैं, इस वजह से क्या होता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, और उनमें फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो क्या होगा आयंस और बहुत नज़दीक आते जाएंगे और उनकी जो कठोरता है, जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और साथ ही ये भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब है कि यदि इनको हम हथौड़े से पीटे तो ये टूट करके बिखर जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, ये अदैशिक होते हैं। अदैशिक मतलब नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉइंट नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है, जैसे कोई भी जो आयन होता है, जैसे मान लीजिए इसी तरह हम सोडियम आयन को ले लें, तो सोडियम आयन क्या होता है, क्लोराइड आयन से चारों तरफ, विपरीत आयन से चारों तरफ समान मात्रा से घिरा होता है। तो यही वजह है कि किसी पर्टिकुलर दिशा को नहीं बताते हैं, इसलिए ये हो जाते हैं आपके अदैशिक या नॉन डायरेक्शनल। नेक्स्ट होता है इनमें समावयता या आइसोमेरिज्म नहीं होता, और उसका रीज़न भी क्या है, उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल होते हैं इसलिए उनमें किसी तरह की समावयता पॉसिबल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट कहता है विद्युत चालकता। तो इसमें क्या होता है, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं, जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, वो जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ये होते हैं कुचालक। उसका रीज़न वही है, जैसे बहुत टाइट पैकिंग होता है, टाइट पैकिंग होने की वजह से क्या होता है, इनके मध्य में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल पाती। मूवमेंट के लिए जगह नहीं मिल पाती इसलिए करंट फ्लो नहीं होता। करंट फ्लो नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, ये कुचालक होता है। लेकिन जैसे ये गलित या जली विलयन में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये पिघली अवस्था में आते हैं या फिर इनका जब जली विलयन बनाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं वो थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मूवमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है, और जैसे उनको स्पेस मिलता है तो इनमें करंट फ्लो होने लगता है और ये हो जाते हैं सुचालक। ठीक है। नेक्स्ट होता है विलेयता या सॉल्युबिलिटी। तो जितने भी आयनिक यौगिक हैं, जितने भी विद्युत संयोजी जो यौगिक हैं, वो ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यदि इनको हम ध्रुवीय विलायक में घोलें तो ये क्या होंगे, आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है। अब ये ध्रुवीय विलायक क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ अणु बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, एक ये अणु है, दूसरा हम ले लेते हैं ए बी, इस पे मान लीजिए कोई चार्ज लगा देते हैं, और तीसरा हम ले लेते हैं ए और बी, और इसमें दोनों में चार्ज लगाते हैं, एक में मान लीजिए लगा दिया हमने प्लस, एक में लगा दिया माइनस। ठीक है। तो इस तरह का जो अणु होगा जिसमें किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, इसको हम बोलते हैं अध्रुवी या उदासीन। ठीक है, अध्रुवी बोल सकते हैं या फिर उदासीन बोल सकते हैं। जिनमें कोई पर्टिकुलर एक आवेश होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उनको हम क्या बोलेंगे, आयन या आवेशित अणु भी बोल सकते हैं ये। और जिसमें दोनों के दोनों आवेश एक साथ उपस्थित हो किसी अणु में, तो इसको बोला जाता है ध्रुवीय अणु। ये होते हैं ध्रुवीय अणु। ठीक है। तो जो आयनिक यौगिक होता है वो किस में विलय है, ध्रुवीय विलायकों में ये विलय होते हैं। मतलब ऐसे विलायक जिसमें दोनों ध्रुव उपस्थित होते हैं, दोनों तरह के चार्ज उपस्थित होते हैं, उन विलायकों में यदि इनको घोला जाए तो ये आसानी से उसमें घुल जाते हैं। ठीक है। बट इसमें कंडीशन होता है, क्या है कि जल के साथ जब इनकी विलेयता हम देखते हैं, ठीक है, जल के साथ इनकी विलेयता देखते हैं, तो यहाँ पे दो कंडीशन काम कर रहा होता है कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो जल में घुलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं वो जल में नहीं घुलते। उसका रीजन क्या है कि जो जल में विलय होता है उनकी जो जालक ऊर्जा है वो कम होती है और विलायकन ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है। अब एक नया वर्ड आया है विलायकन ऊर्जा। तो विलायकन ऊर्जा होती है कि जैसे मान लीजिए आयनिक यौगिक को अपन घोलते हैं, ठीक है, किसी विलायक में घोलते हैं, तो घोलने पर वहां से ऊर्जा होती है मुक्त। तो आयनिक यौगिक को विलायक में घोलने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको हम बोलते हैं विलायकन ऊर्जा। और ये विलायकन ऊर्जा का मान यदि अधिक होगा, ज्यादा होगा, उस कंडीशन में वो यौगिक जल में विलय होगा। और यदि मान लीजिए विलायकन ऊर्जा का मान कम है और जालक ऊर्जा का मान अधिक है, तो उस कंडीशन में वो यौगिक जो होता है वो जल में अविलय होगा। विलेयता से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे दो कंपाउंड दे देगा कि ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील नहीं है, ऐसा क्यों। ठीक है। तो वहां पे उसका सिर्फ एक ही रीजन होता है कि वो यौगिक जिसमें जालक ऊर्जा अधिक होगी वो क्या होगा, जल में अघुलनशील हो जाएगा, अविलय होगा। ठीक है। और जिसकी जालक ऊर्जा कम होगी, मतलब विलायकन ज्यादा होगा, तो विलायकन यदि ज्यादा होगा तो वो यौगिक जल में घुल जाएगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल देखें, जैसे हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 या MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं कि ये जल में नहीं घुलते, जल में अविलय होते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि इनका जो जालक ऊर्जा होता है, वो होता है अधिक, और इसी वजह से पानी में नहीं घुलते। ठीक है। तो ये हो गया आपके विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिकों के गुण। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।